स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने छोटी छोटी डिफिनेशन को देख लिए हैं। देखिए कुछ चीजें हम पहले से बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपका समय क्या लगे, कम लगे। अदरवाइज बोर्ड पर लिखने में और एक्सप्लेन करने में दोनों में क्या लगेगा, बहुत समय ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा कि सिर्फ नंबर ऑफ लेक्चर का टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग कि पावर क्या है। तो पावर क्या कहलाता है? शक्ति। शक्ति क्या होती है? देखिए किसी की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो मजबूती है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं कि कार्य करने की दर क्या कहलाता है? पावर कहलाता है या कहलाती है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। अगर T सेकेंड में W कार्य किया जा रहा है तो P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। इसे P से हम लोग क्या करते हैं? पावर को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पावर में कुछ चीज देखिए, पावर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पावर एक अदिश राशि है और इसकी जो एसआई मात्रक होती है पावर की वो क्या है? वाट है। तो क्लियर होगा कि पावर क्या है? पावर कार्य करने की शक्ति दर या दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं W/T और इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अदिश एवं सदिश राशियां कि अदिश राशियां क्या है और सदिश राशियां क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है। आइए देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अदिश और सदिश राशियां क्या है। देखिए स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां क्या है कि वे भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ उनको क्या आवश्यकता होती है, उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या कहती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको ज्ञात करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछा जाए कि स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है तो समय, तापमान, द्रव्यमान, दूरी, चाल, शक्ति, आयतन और भी सारी चीजें हैं जो क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वो जो हमारी क्वांटिटी होंगी वो क्या लगाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी होंगी। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़े? दिशा की आवश्यकता पड़े। यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी का अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? त्वरण, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्रफल, ये सब हमारी क्या होंगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी। क्लियर है? यानी कि सिर्फ परिमाण की जिसमें आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है हमारा? वो स्केलर कहलाएगा। और परिमाण के साथ साथ जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े वो क्या कहलाएगी? मेरी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और एग्जांपल आपको याद कर सकते हैं, ये एग्जांपल कभी कभी पूछा जाता है या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दे दे कि शक्ति क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। तो आपको याद अगर इसका एग्जांपल होगा तभी आप टिक कर पाएंगे कि शक्ति जो है, जो पावर है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटीज है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, फोर्स क्या है, बल क्या है। देखिए बल की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी क्रिया क्या है कि कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान प्रदान करने में या गतिमान को स्थिर प्रदान करने में किया जाती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है, वो हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी कि बल एक ऐसा निकाय है जो किसी भी पिंड की स्थिति में परिवर्तित करने का प्रयास करती है या परिवर्तित कर देती है, वो हमारा क्या कहलाती है? बल कहलाती है। और बल की बात करते हैं जिसे हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं बल। तो बल का जो मात्रक होता है, जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। इसे हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं कि इसका और मात्रक जो होता है वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक और डिफिनेशन देते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। देखिए बल क्या है कि बल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी क्रिया है जो किसी स्थिर या समान गति से चाल करती हुई पिंड है या बॉडी है, तो उसमें क्या करता है? ये उसकी दिशा परिवर्तित कर, दिशा को अगर गतिमान में है तो उसे रोक देता है, या कोई गति में नहीं है, स्थिर है, तो उसे गतिमान में लाने का प्रयास करता है या फिर उसको उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगर न्यूटन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूटन ने कहा था कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार देखा जाए तो संवेग परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं हम लोग? संवेग परिवर्तन के जो दर है वो क्या कहलाता है हमारा? वो न्यूटन के बल के फोर्स के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आगे देखिए न्यूटन के हिसाब से हम लोग फोर्स की डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखिए पहला तो आप लोग समझ गए होंगे। तो न्यूटन के हिसाब से देखते हैं कि
संवेग परिवर्तन के दर को क्या होता है, बल समानुपाती होता है। तो आइए एक डेरिवेशन देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार। देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, देन इसके प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हम लोग के लिख लेंगे, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, क्लियर है। अब यहां से देखिए कि अगर K इक्वल टू 1 हो जाए, कि अगर ले जाए K इक्वल टू 1 तो आ जाएगा F इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, अब F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये जो है ये हमारा क्या है, संवेग परिवर्तन की दर, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब डेल्टा P की बात अगर ब्रेक करते हैं तो यहां हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन डेल्टा T। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहां से हम m बाहर ले लेंगे तो v माइनस u अपॉन डेल्टा T की बात करते हैं। तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो v माइनस u अपॉन T होता है, क्लियर है। T है तो यहां से हम लोग इसको T डेल्टा T को क्या दें, T रिप्रेजेंट कर लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा कि F इक्वल टू ma। देखिए इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, इसका एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है। तो यानी यहां से एक चीज मिल गया, F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं, फोर्स की मात्रक की बात करते हैं। तो फोर्स में जो बल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो है वो क्या है हमारा, न्यूटन है या आर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। एफ का जो बल, देखिए एफ क्या है आपका, बल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन आर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। देन इसका सीजीएस मात्रक देखते हैं, सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको बोलते हैं हम लोग डाइन। इसका सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, एक मात्रक पूछ लेता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन। और एम के एस मात्रक की बात करते हैं, ये होगा केजी एफ या आर केजी डब्ल्यू टी, यानी कि वेट। अब देखिए यहां से एक चीज और समझ रहा है आपको, ऊपर की पार्ट को इरेज कर रहे हैं, आप नोट करते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देन 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन, क्लियर। 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन, और देन 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो पता है। लेकिन अब ये, अब देखिए इसका रिलेशन और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। अब डाइन और न्यूटन दोनों किसके मात्रक हैं, डाइन और न्यूटन दोनों बल, यानी कि ये दोनों किसके मात्रक हैं, फोर्स के मात्रक हैं। लेकिन दोनों में अंतर होता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। डाइन आपका सीजीएस मात्रक है बल का, और न्यूटन जो है वो एसआई मात्रक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग बल के अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग मात्रक भी देख लिए, क्लियर। तो आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिफिनेशन को आप लेके चलिए। अब देखिए बल के लक्षण की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स की बात करते हैं। तो बल में क्या होता है, बल का परिमाण होता है, बल की दिशा होती है, बल की क्रिया बिंदु होती है, और बल की क्रिया रेखा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर रहे हैं, आप नोट करते चलिए। देखिए नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो एग्जाम के समय में आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, क्लियर। तो बल के लक्षण की बात करते हैं, बल के लक्षण देखिए स्टाइल बना के लिखते हैं लोग। पॉइंट वाइज क्या आता है, बल का क्या होता है, परिमाण होता है, क्या होता है, बल का परिमाण। अभी हमने आपको बताया था कि बल में क्या होगा, परिमाण, कुछ न कुछ उसकी मात्रा की अगर बात करते हैं हम लोग, F बराबर 10 न्यूटन, तो ये 10 आपका क्या है, ये उसका परिमाण है, ठीक है, इसी का है परिमाण है। देन दूसरा पॉइंट बात करते हैं, तो बल की क्या होगी, बल की दिशा होगी, किस डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए अगर इन्हीं की बात करते हैं, तो अगर इस तरीके से बाहर की तरफ लगे और इस तरीके से अंदर की तरफ लगे, तो ये दोनों अलग अलग बल कहलाते हैं। देखिए अगर किसी चीज को खींचा जा रहा है, अगर किसी चीज को हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, उसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये कौन सा बल लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये कौन सा बल है, तनाव बल है। लेकिन हम उसको अंदर की तरफ अगर कंप्रेस करें, तो इसे सी की बात कर लेते हैं, डिनोट पी से भी लोग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी से कंप्रेशन की बात करते हैं, तो इसे हम लोग संपीड़न फोर्स भी कहते हैं, ये तो आप आगे हम बताएंगे। तो इसी वजह इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बल की क्रिया रेखा है, बल की क्रिया बिंदु, और नेक्स्ट पॉइंट बनता है बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया बिंदु का मतलब होता है कि जैसे देखिए अगर ये कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, तो अगर इसमें P बल लग रहा है, तो ये इसकी क्या होगी, क्रिया बिंदु होगी, यानी किस बिंदु पर बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो
तो इस तरीके से ये बल के क्या हो जाएंगे। और बल के प्रभाव में भी बात आती है, तो बल के प्रभाव क्या होता है, बल की दिशा, बल का परिमाण और बल की क्रिया पिंड। अब पिंड पर बल के निम्न प्रभाव संभव होते हैं। क्लियर। अगर बात करते हैं कि पिंड पर क्या क्या बल के प्रभाव होते हैं, ये हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस पॉइंट में कि पिंड पर बल के निम्न प्रभाव क्या क्या संभव है। तो बहुत सारे, देखिए किसी कोई अगर पिंड है ना, तो उस पर अगर बल लगाया जाए तो उसके बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला क्या है, तो पिंड गतिशील हो सकता है, यानी अगर कोई स्थिर पिंड है, अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर कोई स्थिर पिंड है, अगर बॉडी है यहाँ पर, तो अगर इसको बल लगाया जाए तो क्या हो सकता है, ये गतिशील। अगर ये स्थिर है, अगर ये कांस्टेंट है, तो अगर इस पर अधिक बल लगाने पर, यानी कि इसके फोर्स अब लगाया जाए, अगर पी फोर्स लगाया जाए ज्यादा हो, तो क्या हो सकता है, ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, यानी कि पिंड पर अगर बल लगाया जाए तो वह पिंड गतिशील भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बल द्वारा पिंड तनाव में होगा या संपीड़न में होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर ये कोई पिंड है, अगर हम लोग इसको बाहर की तरफ बल लगाते हैं, अगर बाहर की तरफ बल लगाते हैं तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, अभी हम बताएंगे आपको कि इस बल को क्या कहते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या होगा कि अगर ये फ्लेक्सिबल है तो इसके लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि इसके लंबाई में वृद्धि होगी तो इसके डाया में क्या होगी, डिक्रीज होगा, यानी कि कमी होगी। अब बात करते हैं, या तो पिंड तनाव में होगा या फिर संपीड़न में होगा। अगर हम इसके इनसाइड अगर फोर्स लगाते हैं तो इसके लंबाई में कमी होगी, तो इसके डाया में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इन बल के कारण तनाव की स्थिति भी हो सकती है और संपीड़न की भी स्थिति, यानी कि टेंसाइल की भी स्थिति हो सकती है और कंप्रेशन की भी स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि गतिशील पिंड पर बल लगाने पर उसके गति में परिवर्तन होता है। अगर कोई बॉडी गति कर रही है तो यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो उसके, अगर वो समान गति से गति कर रही है, अगर हम उस पर कोई बल लगाते हैं तो क्या होगा, उसके गति में परिवर्तन होगा। अब उसके गति में परिवर्तन कैसे होगा, यदि हम उसके गति के डायरेक्शन में, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पिंड इधर की तरफ मूव कर रहा है और इधर ही हम बल लगाए, तो उसके गति में परिवर्तन का तात्पर्य है कि गति में वृद्धि भी हो सकती है और गति में कमी भी हो सकती है। अब देखिए अगर ये कोई बॉडी रोटेट कर रहा है किसी सरफेस पे और हम F बल लगा दें सेम डायरेक्शन में, तो इसकी गति में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम P बल या F बल लगाते हैं तो इसके गति में क्या होगी, कमी होगी। तो गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यदि समान दिशा में, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है या जिस दिशा में पिंड मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में अगर पिंड पर बल लगाया जाए तो उसके गति में वृद्धि होगी, और उसके विपरीत गति के दिशा के विपरीत अगर बल लगाया जाए तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आता है तनाव और संपीड़न। तो तनाव और संपीड़न में जो बल लगेंगे, अगर तनाव की कंडीशन में बल लगता है तो वो आपका तनाव बल कहलाएगा, और संपीड़न की कंडीशन में अगर बल लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, संपीड़न बल रहेगा। तो इस चीज से हम लोग देख लेते हैं कि तनाव बल और संपीड़न बल क्या क्या है, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स क्या क्या है। देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें इस चैप्टर का कवर कर लेंगे। तो यहां से देखते हैं हम लोग टेंसाइल फोर्स। देखिए टेंसाइल का मतलब होता है तनाव। एक हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कि यदि अगर इस प्रकार की कोई बॉडी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि बाहर की तरफ P फोर्स लगाया जाए, बाहर की तरफ P फोर्स लगाया जाए, तो इसमें क्या होगा कि इसमें वस्तु पर ऐसा बल जो उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर हम इन दोनों डायरेक्शन से अगर इस तरीके से खींचेंगे तो इनके अणु आपस में क्या होंगे, अगर ये एक्सिस पे बल लगाया जा रहा है तो एक ऐसा बल जो अपोजिट दिशा में लग रहा हो और इस पिंड के कणों के बीच की क्या है, दूरी फैला, यानी कि इन अगर ये दो कण हैं तो इनको आपस में क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, तनाव बल कहेंगे। इसको खिंचाव बल कह सकते हैं या इसको तनन कह सकते हैं। अब इसकी कंडीशन में क्या होगा कि यदि L लंबाई का है तो इसके लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर एग्जांपल देखते हैं तो इसके लंबाई में इस तरीके से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इसकी मोटाई अगर ये सर्कुलर है तो इसके डाया में क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा टेंसाइल। कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं, यानी कि संपीड़न बल की बात करते हैं, संपीड़न बल। तो संपीड़न बल के लिए एक एग्जांपल देखिए आप, अगर इस प्रकार की कोई बॉडी है
और इसको इन साइड में अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, इन साइड में अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो एक ऐसा बल जिसको अंदर की तरफ लगाने पर उन कणों, देखिए इनमें क्या होता है कि जो कण है वो आपस से दूर खींचे जाते हैं, लेकिन इसमें होगा कि कण अगर दूर है तो वो कहां लाए जाएंगे, पास में लाए जाएंगे। तो इस प्रकार का अगर बल लगाया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन फोर्स या संपीड़न बल कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर अंदर की तरफ लाया जाएगा तो इसमें उसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी, उसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी, उसके डाया या मोटाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि जब हम इसे अगर कंप्रेस करेंगे, जब इसे हम कंप्रेस करेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके देखिए अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपका थ्योरी था, लेकिन अभी तो आपका जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मैकेनिक्स के तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी आसानी होगी। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।